सोचिए कि फ्लाइट जो है आपकी वो लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रही हो और अचानक से उस पायलट का मौत हो जाता है और पायलट के मौत होने के बाद फ्लाइट अचानक से नीचे की ओर गिरने लगती है। उस फ्लाइट में लगभग 506 लोग हैं और लगभग 14 क्रू मेंबर हैं। सभी अचानक से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला सिर्फ एक लड़का होता है। इस कंडीशन को अगर आप सोचते हैं कि उस तरह के फ्लाइट में अगर आप बैठे हो तो सोचिए आपकी हालत क्या हो सकती है और आपके मन में किस तरह के विचार आ सकते हैं। ऐसी ही कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ये सारी घटना कैसे घटी और इसके पीछे का क्या कहानी है और साथ साथ आखिर उस लड़के ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया है, इसके बारे में आज की पूरी चर्चा और कहानी आपके सामने रखने वाले हैं। आप देख रहे हैं क्राइम शो। मेरा नाम है अतुल और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा। साथ साथ इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शुरुआत करते हैं कहानी की। ये कहानी है जापान के टोक्यो में 2 एयरपोर्ट है। एक है हालेडा एयरपोर्ट, वहीं से प्लेन के टेक ऑफ करना था। तारीख थी 23 जुलाई 1999 की। फ्लाइट का नाम था 61 और बोइंग की जो फ्लाइट थी, इसमें बोइंग फ्लाइट की एक खासियत होती है कि बहुत बड़ी होती है और इसके अंदर होता क्या है कि 2 फ्लोर होता है जिसको आप डबल डेकर कहते हैं। नीचे जो बैठे होते हैं उनको इकोनॉमी क्लास कहते हैं और जो ऊपर बैठे होते हैं उनको हम लोग स्टैंडर्ड क्लास कहते हैं या फिर बिजनेस क्लास कहते हैं। और इनके बीच में एक सीढ़ी लगा होता है और वो सीढ़ी जो है वो पायलट के कॉकपिट के बगल से ही गुजरता है। तो जिसको भी जाना होगा ऊपर में इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में, वो पायलट के कॉकपिट के बगल से ही गुजरेगा, यानी कि उस दरवाजे से होते हुए गुजरेगा। अब ये फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुकी थी। इसमें लगभग 506 लोग बैठ चुके थे। 14 क्रू मेंबर शामिल थे, जिसमें मेन पायलट जिसको कैप्टन कहते हैं और एक को पायलट और उसके साथ साथ कई सारे एयर होस्टेस बैठे हुए थे। सभी लोग फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है और लगभग 3600 मीटर यानी कि 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर फ्लाइट पहुंच जाती है। फ्लाइट को उड़े लगभग 19 मिनट होता है और उसके बाद सब चीज़ नॉर्मल था, लेकिन एक लड़का उठता है अपने जगह से। उस लड़के को उसके अगल बगल बैठे हुए जितने भी लोग थे इकोनॉमी क्लास में, वो देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो मौसम था गर्मी का और उस गर्मी के मौसम में सभी लोग बहुत ही सामान्य से हल्के कपड़े पहने हुए थे। लेकिन उस लड़के के द्वारा जो पहना हुआ कपड़ा था वो काफ़ी हैवी था और मोटा मोटा कपड़ा, जैसे कोई सर्दी के मौसम में कपड़ा पहनता है, उस तरीके से वो लड़का कपड़ा पहने हुए था। वो लड़का अब वहाँ से उठकर अब सीधे जाने लगता है ऊपर बिजनेस क्लास की तरफ। सीढ़ी से होते हुए वो बिजनेस क्लास की तरफ बढ़ता है और जब बिजनेस क्लास के दरवाजे पर पहुँच जाता है तो एयर होस्टेस जो कि सभी पैसेंजर को सर्व करके आ रही होती बिजनेस क्लास से, वो जैसे ही गेट पर पहुंचती है बिजनेस क्लास वाले गेट पर, वहीं वो मिलती है उस लड़के से। वो लड़का जैसे ही उस एयर होस्टेस को देखता है उसको पकड़ लेता है और पकड़कर अपने पॉकेट में मौजूद एक लगभग 20 सेंटीमीटर का एक चाकू निकालता है और उस चाकू को उस एयर होस्टेस के गले पे रख देता है। ये कहानी समझिएगा कि लगभग 1999 की है। ये उस दौर की कहानी है जब फ्लाइट के दौरान बहुत अधिक चेकिंग नहीं हुआ करता था। ऐसे ही घटनाएं कई सारी हो चुकी थी और फ्लाइट के दौरान उस दौरान बहुत ज़्यादा चेक नहीं किया जाता था, सिर्फ लगेज को चेक किया जाता था और बहुत ज़्यादा लोगों का चेक नहीं होता था फ्लाइट पर चढ़ने वाले लोगों को। और इसी का फ़ायदा उस लड़के के द्वारा उठाया गया था। वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर के फ्लाइट पर चढ़ चुका था और उस वक्त में एक एयर होस्टेस को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख चुका था और उस एयर होस्टेस को कहता है कि तुम कॉकपिट का दरवाज़ा खोलो। कॉकपिट के अंदर में पायलट और को पायलट बैठे होते हैं। अब वो कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, क्योंकि जो कॉकपिट का दरवाज़ा होता है वो क्रू मेंबर ही अपने कार्ड के द्वारा खोल सकते थे और अगर अंदर से पायलट और को पायलट उसको लॉक कर दे तो उसको फिर बाकी कोई नहीं खोल सकता है। तो क्रू मेंबर जो कि एयर होस्टेस थी उसको ये प्रेशराइज करता है कि दरवाज़ा खोलो कॉकपिट का। जब कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं तो उस एयर होस्टेस का जान अपने आप खतरे में पा करके वो कहती है कि चलो ठीक है, और वो कॉकपिट के दरवाजे के पास दोनों जाते हैं और एयर होस्टेस अपने कार्ड की मदद से कॉकपिट का दरवाज़ा खोल देती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो उसको बाहर की तरफ वो ढकेल देता है और अंदर खुद जाकर जो
सीट पर बैठे पायलट और को पायलट होते हैं, उसमें से को पायलट के गले पे वो छुरा रखता है और उसको कॉकपिट से बाहर निकलने के लिए कहता है। चूंकि को पायलट का जान खतरे में था, इस कारण से वो भी अपने सीट से उठकर वहाँ कॉकपिट से बाहर निकल जाता है। अब सिर्फ कॉकपिट के अंदर में जो मेन पायलट यानी जो कैप्टन बैठे थे और जो को पायलट का सीट था उस पर वो लड़का खुद जाकर बैठ जाता है, हाथ में चाकू पकड़े हुए था। और अब वो कैप्टन को कहता है कि उसको जहाँ पर कहा जा रहा है वहाँ पर वो प्लेन को लेकर चले। चूँकि जो कैप्टन थे वो बहुत ज़्यादा मेच्योर थे और बहुत दिनों का एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने जैसे ही इस कंडीशन को देखा, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज किया कि इमरजेंसी हो चुकी है और ये प्लेन हाईजैक हो चुका। यहाँ पर एक लड़का है जो कि उसके गले पर छुरा रख कर कह रहा कि उसको जहाँ पर कहा जा रहा है वहाँ पर लेकर चले। अब ऐसे में कैप्टन पूछते हैं कि बताओ कहाँ चलना है। तब वो लड़का कहता है कि उसको जो जापान के अंदर में, जो टोक्यो में, वेस्टर्न टोक्यो के अंदर में जो एक मिलिट्री बेस बनी हुई है यूएस की, वहाँ पर लेकर चले। कैप्टन उसको समझाते हैं कि अगर यूएस मिलिट्री बेस पर इस प्लेन को लैंड कराएंगे तो पहले तो कि वो परमिशन नहीं देंगे, और अगर बिना उनके परमिशन को अगर हम लोग वहाँ पर लैंड कराते हैं तो ये हो सकता है कि वो प्लेन को पूरी तरीके से विस्फोट करा दे और प्लेन पर फायरिंग कर दे, जिस वजह से पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय हो सकता है, लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन फिर भी वो सनकी लड़का कहता है कि नहीं, उसको प्लेन को यूएस एयर बेस पर ही लैंड कराना है। ऐसे में कैप्टन अब मजबूर होते हैं, लेकिन वो प्लेन को ऑटो पायलट पर डाल देते हैं और वो निश्चय करते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरे जो 506 लोग बैठे हुए पैसेंजर, उन सभी को मार दिया जाएगा और वो सभी मौत के घाट उतारे जा सकते हैं। ऐसे कंडीशन में वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे और उस लड़के के कहने के बावजूद कैप्टन ये डिसाइड करते हैं कि उसके अनुसार प्लेन को नहीं उड़ाएंगे। लेकिन वो लड़का जिद करता है और पूरी तरीके से ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि जहाँ पर वो कह रहा वहीं पर प्लेन को ले जाया जाए, और नहीं तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। कैप्टन जो थे वो अपनी जिद पर थे, वो कहते हैं कि वो मिलिट्री यूएस बेस पर कभी भी लैंड नहीं कराएंगे। इस बात से उस लड़के की सनक और तेज बढ़ जाती है और बढ़ने के कारण वो उस चाकू से कैप्टन के गले पर लगातार वार करता है और लगभग कैप्टन का गले का जो 90% हिस्सा होता है वो कट जाता है। पूरे कॉकपिट में सिर्फ खून फैल जाती है, जिस वजह से कैप्टन का लगभग मौत हो चुका होता है। अब कैप्टन को मारने के बाद वो लड़का को पायलट की सीट पर बैठ जाता है और बैठने के बाद अब फ्लाइट को उड़ाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही कैप्टन की मौत होती है, प्लेन सीधे अब नीचे की तरफ जाने लगता है, यानी लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर जो प्लेन उड़ रही थी अब वो सीधे नीचे आनी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में वो लड़का लगातार कोशिश कर रहा था कि वो प्लेन को उड़ा सके खुद को पायलट की सीट पर बैठकर, लेकिन उससे संभव हो नहीं रहा था। और ये लगातार प्लेन नीचे जाने के कारण फ्लाइट के अंदर में टर्बुलेंस होने लगी, लगातार खटखटाहट की आवाज़ें, और लोग जो थे बैठे हुए थे वो सभी परेशान होने लगे। ऐसे में जो बाहर कॉकपिट के बाहर जो को पायलट खड़े थे, उनको इस बात का अंदाज़ा लग चुका था कि कॉकपिट के अंदर में ज़रूर कुछ गड़बड़ चल रहा। चूँकि कॉकपिट को अंदर से लॉक कर दिया गया था, इस कारण से को पायलट चाह कर भी अपने कार्ड से उस गेट का दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे। और तब वो पैसेंजर्स के पास जाते हैं और जा करके इस पूरी समस्या को बताते हैं कि को पायलट अपनी पूरी बात को बताता है कि प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की गई। अब जो हट्ठे कट्ठे लोग होते हैं पैसेंजर में, उन लोगों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि कॉकपिट के दरवाज़ा को जल्दी से खोला जाए, और अगर नहीं खोला जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये प्लेन क्रैश कर जाएगा और जितने भी लोग बैठे हुए प्लेन में उन सभी की मौत हो सकती है। और तब अब जितने भी थोड़े हट्ठे कट्ठे लोग थे वो को पायलट के साथ आते हैं और कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने का कोशिश करते हैं। नहीं खुलता है, तब वो निर्णय करते हैं कि उसको तोड़ दिया जाए और सभी मिलकर कॉकपिट का दरवाज़ा तोड़ते हैं। कॉकपिट का दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब वो अंदर का नज़ारा देखते हैं तो वो काफ़ी भयावह होता है। उस नज़ारे में पूरे कॉकपिट में सिर्फ खून ही खून फैला होता है और को पायलट की सीट पर बैठा वो जवान लड़का वो प्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। फ्लाइट लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी और अब हालत बहुत गंभीर हो चुके थे जितने भी लोग साथ में बैठे हुए थे। अब
दरवाज़ा तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद अब जो को पायलट सीट पर बैठा हुआ वो लड़का होता है, सभी हट्टे कट्टे लोग मिल करके उस लड़के को पकड़ते हैं और पकड़कर उसको बाहर ला करके सीट पर बेल्ट वगैरह की मदद से उसके पैर हाथ को बांध दिया जाता है। और फिर उसको पायलट के सीट पर फिर को पायलट बैठते हैं और किसी तरीके से उस प्लेन को क्रैश से बचाते हैं और फिर से उस प्लेन को रिटर्न उसी एयरपोर्ट पर लेकर जाया जाता है जहां से उसको टेक ऑफ किया जाता है। और एटीसी को इन्फॉर्म किया जाता है कि इमरजेंसी कंडीशन है तो एम्बुलेंस बुलाया जाए और साथ साथ जितनी भी सारी सुविधाएं हो सकती है सिक्योरिटी से लेकर के हर तरह की चीज़ें उसको जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट तक लाई जाए। और तुरंत प्लेन को लैंड कराया जाता है और प्लेन को लैंड कराने के बाद अब जो है वहाँ पर सारी इमरजेंसी सुविधाएं पहुँचती हैं। पायलट को उठा करके ले जाया जाता है हॉस्पिटल और जितने भी लोग होते हैं उन सभी का कुछ जिनको चोट आया होता है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और उस लड़के को पकड़कर पुलिस ले जाती है। पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस पूछती है कि आखिर उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, आखिर वो क्यों चाहता था कि यूएस मिलिट्री बेस पर लैंड कराया जाए। तब वो लड़का कहता है कि उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो यूएस मिलिट्री बेस पर लैंड कराए, वो बस उसका एक प्लान का हिस्सा था, बल्कि वो कुछ और चाहता था। तब उससे पूछा जाता है, तब वो अपनी पूरी कहानी को बताता है। वो कहता है कि वो दिन भर अपने घर में बैठ करके उसी टोक्यो में ही वहीं पर बैठकर वो घर में दिन भर प्लेन वाला गेम खेला करता था और उसको लगने लगा था कि वो प्लेन को उड़ा सकता है और इसीलिए वो चाहता था कि गेम खेलते खेलते इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका था कि उसके अंदर अभी एक कॉन्फिडेंस था कि वो प्लेन को उड़ा सकता है और प्लेन को उड़ा करके वो स्टंट करना चाहता था। और इसी बात को लेकर के वो अब चाहता था कि किसी प्लेन को कब्जे में लिया जाए और उसको उड़ाया जाए और इसी को करने के लिए वो बहुत दिनों से प्लान कर रहा था। और इस प्लानिंग में वो सफल तब हो पाया जब वो देखा कि एयरपोर्ट के ऊपर में जो चेकिंग होता है पैसेंजर्स का वो उनके लगेज का होता है। अगर पैसेंजर के हाथ में कोई सामान हो यानी लाइक कैरी बैग हो, पर्स हो, तो उसकी चेकिंग नहीं हुआ करती। और इसको जांच करने के लिए वो कई बार फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया, लेकिन हर बार उसके हाथ में जो पर्स रहा करता था और उस पर्स में जितनी भी चीज़ें रहा करती थी उसका कभी चेक नहीं किया गया। और इस कारण से उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अगर वो अपने हाथ में किसी भी तरह का कोई भी चीज़ लेकर जाता है तो वो नहीं पकड़ा जाएगा। और तब वो डिसाइड करता है 23 जुलाई 1999 को कि वो अब फ्लाइट उस दिन उड़ाएगा और इसीलिए वो उस दिन के फ्लाइट के कई सारे टिकट करा रखे थे कि अगर हाथ में कुछ ले जाते वक्त किसी एक जगह रोक दिया गया तो वो फिर दूसरे फ्लाइट से चला जाएगा, तीसरे फ्लाइट से ले जाएगा और इस तरीके से 3-4 वो फ्लाइट की टिकट करा रखा था। और जैसे ही वो पहली बार पहुंचता है अपने कैरी बैग में वो एक छोटा सा चाकू लेकर के प्लेन में चढ़ जाता है और प्लेन में चढ़ने के बाद फिर वो इन पूरी घटनाओं को अंजाम देता है। लेकिन इस दौरान जब वो कहता है कि यूएस मिलिट्री बेस पर उसको उतारना है प्लेन को, लेकिन ऐसा उसका प्लान होता नहीं है। वो कहता है कि वो चाहता था कि वो प्लेन को खुद उड़ाए और प्लेन को उड़ा करके टोक्यो में ही एक ब्रिज है उस ब्रिज के नीचे से वो प्लेन को ले जाए और स्टंट करके दिखाए, वो ऐसा चाहता था। हालांकि उसके बारे में कई बार कहा गया कि वो डिप्रेस्ड लड़का था, ड्रग्स वगैरह लिया जाता था, जो कि बाद में जब उसका नार्को टेस्ट वगैरह किया गया और उसके साथ साथ जब उसका ब्लड का सैंपल चेक किया गया तो देखा गया कि वो अक्सर ड्रग्स लिया करता था। वो हमेशा अकेले रहने वाला लड़का था, उसका कोई खास दोस्त नहीं था और उसके परिवार में भी वैसे लोग नहीं थे जिसके साथ उसका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन था। इस कारण से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता था और उसी डिप्रेशन में दिन भर वो गेम खेलता और इसी बात से निर्णय लेकर के वो प्लेन को हाईजैक करके उड़ाकर स्टंट करने की कोशिश कर रहा था। ये सारा चीज़ उस अपने होशो हवास में नहीं कर रहा था, बल्कि वो सारा चीज़ उसके ड्रग्स के नशे में था और इस कारण से वो इस घटना को अंजाम देना चाहता था। तो पूरी कहानी बस यही थी। अब आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।